हेलो एस्पायरेंट्स, 27 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 16 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर पैक्ट लाइकली टू मिस जून डेडलाइन। तो ये जून 2017 की डेडलाइन रखी गई थी कि तब तक ये सिविल न्यूक्लियर डील जो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी है उसको इम्प्लीमेंट करना, ऑपरेशनलाइज करना अभी बाकी है। मतलब कि अभी तक कोई ट्रेड नहीं हुआ है, न्यूक्लियर ट्रेड नहीं हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर कोई खरीदा नहीं गया है फ्रॉम यूएस। तो वही यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो ये नहीं हो पाएगा अभी भी, क्योंकि दो मेजर इश्यूज है। पहले एक इशू था न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट का। तो न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट 2010 का जो इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था, तो उसके अंदर ये था कि जो सप्लायर्स है, न्यूक्लियर सप्लायर्स, उनके ऊपर भी लायबिलिटी आएगी। तो इंडिया में जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे वो एनपीसीआई इसकी ऑपरेटर होगी। तो ये पब्लिक सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट है। तो ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑपरेटर होगी। पर जो सप्लायर नेशंस भी होंगे, सप्लायर कंपनीज भी होगी, उनके ऊपर भी लायबिलिटी आएगी। तो वो एक्चुअली कंसर्न था ये सप्लायर्स के लिए कि अगर वो यहाँ पे डील करेंगे और सप्लाई करेंगे तो बाद में कुछ एक्सीडेंट हुआ तो इनके ऊपर लायबिलिटी आएगी। तो इसीलिए हेजिटेशन था, पर उसके ऊपर भी निगोशिएशंस करके उसको भी ब्रिंकल आउट किया गया। उसके ऊपर भी कोई अभी इश्यूज नहीं है। तो इंडिया यूएस ने ये भी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और तब जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे यूएस के, उन दोनों के बीच में ये डिस्कशंस भी हुए और ये सब प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो गए। उसको भी अब 2 साल से ज्यादा हो गई। न्यूक्लियर डील फाइनलाइज हो चुका है, फिर भी नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये जो दो रीजंस है, एक है जापान में प्रॉब्लम है, इंडिया जापान न्यूक्लियर डील नहीं फाइनल हो पाई है। तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि जापानीज गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर दिया है, मतलब एग्जीक्यूटिव ने फाइनलाइज कर दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जो है, उनके ऊपर अभी जापान में एक स्कैंडल चल रहा है। उसकी वजह से जापानीज पार्लियामेंट, जो डायट कहते हैं, वो उसके ऊपर ही डिस्कशंस कर रही है, कोई बिल्स फाइनलाइज नहीं कर रही है। तो इंडिया जापान न्यूक्लियर डील को वहां डायट को भी क्लियर करना होता है, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ये यूएस कंपनीज है, न्यूक्लियर कंपनीज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो देगी हमको, प्रोवाइड करेगी, वेस्टिंग हाउस। तो वेस्टिंग हाउस अभी तोशिबा ओन्ड है, और इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, इनके क्रिटिकल कंपोनेंट्स, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, वो जापानीज है। वो इंडिया यूएस और जापान डील के अंदर भी इन कंपनीज को ये वो रिएक्टर्स ऐसी कोई कंट्री को नहीं दे सकते जिसके साथ जापान न्यूक्लियर ट्रेड नहीं करती है। तो इसीलिए इंडिया जापान न्यूक्लियर डील इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्टर्स भी प्रोवाइड किए जा सके। तो एक वेस्टिंग हाउस है और एक जीई है, ये दो कंपनीज है, यूएस बेस्ड कंपनीज, जो हमको न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोवाइड करने वाली है। वेस्टिंग हाउस का प्रपोजल है 6 रिएक्टर्स वो बिल्ड करेगी इन आंध्र प्रदेश, और जीई का प्रपोजल था कि वो बिल्ड करेगी इन मिथिविर्दी, इन गुजरात रिएक्टर्स। तो यहाँ पे मिथिविर्दी में भी उनको प्रॉब्लम आई है, तो वो भी यहाँ पे प्लान से वही है कि इनको भी आंध्र प्रदेश शिफ्ट किया जाएगा। तो वो भी कंसर्न है। और एक कंसर्न है कि वेस्टिंग हाउस अब बैंकरप्ट हो रही है। तोशिबा, जापानीज कंपनी ने उनको एक्वायर भी कर दिया, और तोशिबा ने कहा है हम ये नए रिएक्टर्स नहीं बनाना चाहते। तो इसीलिए पूरा डील अभी क्लियर नहीं है कि कुछ हो पाएगा या नहीं। और जून 2017 जो टाइमलाइन रखी गई थी, उस तब तक कुछ डेवलपमेंट्स हो पाएगी या नहीं, तो वही यहीं पे वही डिस्कस किया गया। तो वही है 2005 में जब ये इनिशिएशन हुआ कि न्यूक्लियर डील हो इंडिया यूएस के बीच में, तब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। तब से लेके अब तक सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट फाइनलाइज करने के बाद भी 2008 में निगोशिएशंस होके सब साइन भी हुआ, उसके बाद भी अब तक कोई कंपनी ने अब तक यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है रिएक्टर्स बिल्ड करना। तो वही यहाँ पे डिस्कस किया गया। और ये न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट जो है 2010 का, उसके बारे में डिटेल्स है। 2 क्लॉजेज है जिसके अंदर कंसर्न्स है ये इंटरनेशनल सप्लायर्स को। तो एक है कि ऑपरेटर को राइट टू रिकोर्स है, कि अगर सप्लायर को भी वो बीच मतलब ला सकते हैं लायबिलिटी में अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, तो अगर उनकी फॉल्ट है ऑफकोर्स तो। और क्लॉज 46 है कि सप्लायर लायबल होगा बाकी इंडियन लॉस के अंदर भी, तो न्यूक्लियर सप्लायर होगा वो। तो वही यहाँ पे कंसर्न्स है, बाकी कंट्रीज है उनके कंसर्न्स है यहाँ पे। फिर अगला न्यूज आइटम है पाकिस्तान डिटेन्स 100 इंडियन फिशरमैन। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने 9 पाकिस्तानी फिशरमैन को डिटेन किया था, उनकी फिशिंग बोट सीज कर ली थी। अब एक दिन बाद पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने भी इंडियन फिशरमैन, 18 इंडियन फिश ट्रॉलर्स और ये फिशरमैन को, 100 फिशरमैन से ज्यादा है वो, उनको डिटेन किया है। तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंटरनेशनल वाटर्स में, यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। तो ये हो जाता है, देख क्रॉस ओवर, और फिर उनको
डिटेन किया जाता है। तो ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है राजनाथ रिव्यूज असम सिचुएशन। तो असम में अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स प्रिपेयर किया जा रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ पे वायलेशंस, यहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो सिचुएशन वॉलेटाइल है, इसीलिए होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी इसके बारे में रिव्यू ब्रीफ किया गया। तो असम चीफ मिनिस्टर जो है उनका यहाँ डिस्कशन हुआ, क्योंकि असम में यही हमेशा से कंसर्न रहा है कि आउटसाइडर्स आके यहाँ सेटल हो रहे हैं, तो असम डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्राइबल्स है, काफी एथनिक कम्युनिटीज है, वो अपने लिए एसटी स्टेटस भी मांग रही है, जैसे कि एग्जांपल्स दिए गए हैं 6 कम्युनिटीज है, कोच राजबोंशी, ताज, अहोम, मोरन, मोटक, चुतिया, आदिवासी, ये सारे यहाँ पे एथनिक कम्युनिटीज है जो एसटी स्टेटस डिमांड कर रहे हैं। तो ये आदिवासी टी गार्डन कम्युनिटीज भी है। फिर बोडोलैंड इशू है, तो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी है यहाँ पे जो बोडोलैंड डिमांड कर रहे हैं असम में रीजन। और फिर आदिवासी है असम में, उनके डिमांड्स है, इश्यूज है। फिर ये असम अकॉर्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए कोच राजबोंशी के डिमांड्स है। तो ये सारे इश्यूज जो है, कोच राजबोंशी के इश्यूज अलग है, आसू जो है असम यूनियन, उनके डिमांड से असम अकॉर्ड इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये सारे कंसर्न्स है। तो यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो अभी बनाया जा रहा है, तो उसमें कौन रजिस्टर किए जाएंगे सिटीजन्स के हिसाब से, तो वो कंसर्न है कि डेमोग्राफिक वो समझते कि असम का चेंज हो जाएगा, क्योंकि काफी आउटसाइडर्स आके यहाँ सेटल हो गए, स्पेशली बांग्लादेश से। तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के यहाँ सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई होगी। तो ये न्यूज है असम के बारे में। फिर अगला न्यूज आइटम है गोपालपुर बिकम्स अ कैनवस फॉर म्यूरल्स। सो म्यूरल्स जो होते हैं वो मतलब पेंटिंग्स जो वॉल्स पे की जाती है, केव्स में पहले की जाती थी एंशिएंट टाइम्स में, पैलेसेस में भी मेडिवल टाइम्स में थी। तो रिसेंटली ये गोपालपुर जो बीच रिसोर्ट है गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, यहाँ पे आर्टिस्ट ने आके यहाँ पे पूरा म्यूरल्स पेंट बनाया है, मतलब पेंटिंग्स किया है। जो ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स है उनके वॉल्स पे ये उन्होंने म्यूरल्स बनाया है। तो यहाँ पे फेमस बाघ नाच, तो ये कल्चर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। टाइगर डांस होता है गंजम डिस्ट्रिक्ट का, ये फेमस है, तो उसको डिपिक्ट किया है। फिर ब्रास मेटल फिश, ये आर्टिस्टिक गंजपा प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। सिल्क वीविंग ट्रेडिशन जो है यहाँ का, उसको ये म्यूरल्स पे उन्होंने पेंट किया है। इवन जो फाइलिन साइक्लोन आया था 2013 में इस जगह पे ओडिशा कोस्ट पे, यहाँ पे उसको भी डिपिक्ट किया गया है। तो ये म्यूरल्स है। और जो एंशिएंट म्यूरल पेंटिंग्स है, अजंता एलोरा केव्स इसके लिए फेमस है। बुद्धिस्ट बेस्ड थीम पे भी अजंता केव्स में पेंटिंग्स है। जो ये पद्म पानी, वज्र पानी, ये फेमस पेंटिंग्स है वहाँ की म्यूरल्स। एलोरा केव्स में भी है। फिर महाराष्ट्र में ये दोनों, बाघ केव्स मध्य प्रदेश में, बादामी केव्स कर्नाटका में, इवन सिक्ताना वस्सल जो है तमिलनाडु में, यहाँ पे जो पेंटिंग्स है, इसमें एक फेमस सिग्निफिकेंट फीचर कि इनमें लोटस के जो डिपिक्शन है, तो ये पेंटिंग्स है। तो ये फेमस पेंटिंग्स है। फिर अरुणाचल प्रदेश में भी पेंटिंग्स है, त्रिपुरा में म्यूरल वर्क्स है, तो उनके ऊपर ज्यादा स्टडी करने की भी अभी जरूरत है। इवन लद्दाख में अल्ची और हिमिस मोनेस्ट्रीज है, तो ऐसे भी सवाल यूपीएससी पूछती है कि कहाँ है। तो यहाँ पे भी जो वॉल पेंटिंग्स है ये दिखाया गया है, वो है मतलब म्यूरल सिग्निफिकेंट। हिमाचल प्रदेश में तो ताबो मोनेस्ट्री है, वहाँ पे बुद्धिस्ट पेंटिंग्स है इनके गुम्फाज में, तो वो है। मिडीवल टाइम्स में अकबर, जहांगीर, इनके फोर्ट्स, पैलेसेस के वॉल्स पे पेंटिंग्स की जाती थी पर्शियन स्टाइल में। राजपूत पेंटिंग्स भी मुगल पेंटिंग से इन्फ्लुएंस करके काफी सारी स्कूल्स बनी थी इनकी, तो वो पेंटिंग्स है। फिर केरला म्यूरल्स जो ये है, तो ये इवन यूरोपियन एफिनिटी है इनमें, यूरोपियन से इन्फ्लुएंस भी है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये सारे म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में, टेम्पल्स पे भी जो होते थे। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया सेफ बट कैन डू मोर फॉर टूरिस्ट। तो ये UNWTO है, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो मैड्रिड स्पेन में हेडक्वार्टर्ड है। तो ये एजेंसी का काम है कि ये टूरिज्म को प्रमोट करती है, यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाती है, सस्टेनेबल बनाने के लिए ये स्टेप्स लेती है। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया सेफ कंट्री है टूरिस्ट के लिए, पर उनको और स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे वो चाहते हैं कि ब्रांडिंग अगर ज्यादा हो तो फायदा होगा। इवन वीजा फैसिलिटीज को हैसल फ्री करने की जरूरत है, कोई दिक्कतें ना आए, तो इससे टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ेगा। इवन वो कहते हैं कि सोशल मीडिया आजकल बहुत यूज किया जाता है टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, तो उसको एम्फसाइज करना चाहिए। इवन 2017 ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म एंड फॉर डेवलपमेंट है, तो वो ऑब्जर्व भी किया जा रहा है UNWTO पे। और अभी रिपोर्ट भी लाने वाली है ऑन टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म कैसे हेल्पफुल हो सकता है, और टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो UN के SDGs जो 2030 तक अचीव करने, उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो इसके ऊपर रिपोर्ट भी आएगी।
फिर अगला न्यूज आइटम है शार्प राइज इन फॉरेस्ट फायर्स एज समर एडवांसेस इन ओडिशा। ओडिशा में फॉरेस्ट फायर्स के कंसर्न्स काफी बढ़ गए हैं, तो सैटेलाइट इमेजेस भी जो आई है उसमें ये मार्च के महीने में ही 1607 फॉरेस्ट फायर्स रिकॉर्ड किए गए। तो काफी सारे स्टेप्स लिए गए ओडिशा गवर्नमेंट के लिए से एसओपी बनाया गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के फॉरेस्ट फायर्स प्रिवेंट किए जा सके, पर फिर भी ये हो रहा है और इसकी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं। तो काफी ज्यादा इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल लॉस है और फॉरेस्ट फायर्स पिछले साल से कंपैरिजन में 57% ज्यादा हो गए ये साल। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये भी प्रपोज किया है कि एक 20,000 किलोमीटर लॉन्ग फायर लाइन बनाई जाए ताकि फॉरेस्ट फायर्स स्प्रेड नहीं हो सके ज्यादा जगह पे, नहीं तो वो बहुत स्प्रेड हो जाते हैं। इवन फायर फाइटिंग स्क्वाड्स ऑलरेडी है, तो वो बनाए गए हैं, पर फिर भी ये सफिशिएंट नहीं रहा है। इवन पहली बार अभी फायर ब्लोअर्स यूज किए गए टू कंट्रोल फायर। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है उत्तराखंड गवर्नमेंट टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ कॉर्बेट पार्क वाइल्ड लाइफ। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, यहाँ पे अभी एक प्रपोजल पास हुआ है टू कंस्ट्रक्ट कंदी रोड। तो ये कंदी रोड उसके कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू पास होगा और इसकी वजह से घरवाल और कुमाऊं के बीच में 70 किलोमीटर से डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये कंदी रोड प्रोजेक्ट डेवलप करने में एनिमल्स को या वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट ना हो, इसके लिए स्टेप्स गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ध्यान रखेंगे कि वो स्टेप्स लिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि ये एक नया अलाइनमेंट प्लान बनाए ये प्रोजेक्ट के लिए, नया प्रपोजल लाए। तो वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जल्द ही ये प्रेजेंट करेंगे, तो हम अश्योर करेंगे कि वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट ना हो। फिर अगला न्यूज आइटम है व्हाई लॉयर्स गो ऑन स्ट्राइक। तो ये लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया है, तो ये 266 रिपोर्ट है। पहले भी हमने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट डिस्कस किया था। तो इनके हेड है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। तो इस रिपोर्ट में वो यही कह रहे हैं कि लॉयर्स के स्ट्राइक जाने की वजह से काफी ज्यादा वर्किंग डेज जुडिशरी के बर्बाद होते हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर कंट्रोल टाइटन करने के लिए एडवोकेट्स एक्ट जो है 1961 का, उस अमेंडमेंट करना चाहिए। उन्होंने एक अमेंडमेंट बिल ड्राफ्ट करके भी सजेस्ट किया कि ये लाना चाहिए। तो उनका बिहेवियर जो है लिटिगेंट्स के साथ, कोर्ट्स के अंदर अनप्रोफेशनल कंडक्ट जो है, तो स्ट्राइक यूज करते प्रोटेस्ट करने के लिए, तो इसके ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब इसको कर्ब करने के लिए स्टेप्स लेना जरूरी है। वो एग्जाम्पल्स क्यों दे रहे कि कवि सम्मेलन है या श्राद्ध, हैवी रेन्स है, या मॉरल सपोर्ट देना है सोशल एक्टिव को, या नेपाल में अर्थक्वेक आया, पाकिस्तान स्कूल में बम ब्लास्ट हो गया, ये सारे रीजंस रह चुके हैं कि लॉयर्स स्ट्राइक पे चले गए इन द लास्ट 5 years। तो वही है, इसीलिए यहाँ पे अब स्टेप्स ला रहे हैं। ये सजेशन है, ये रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके इनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया टू रीडिफाइन ब्लाइंडनेस। तो इंडिया में ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन ये है अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कि अगर एक इंसान फिंगर्स काउंट नहीं कर सकता फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स, 6 मीटर की दूरी से, तो वो ब्लाइंड है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर एक इंसान फिंगर्स काउंट नहीं कर सकता 3 मीटर की दूरी से, तो वो ब्लाइंड है। तो ये डेफिनेशन लीनियंट है, तो इस वजह से कम लोग ब्लाइंड माने जाएंगे और इंडिया का वैल्यू जो है डेटा वो ज्यादा होता है। फिर अगला न्यूज आइटम है मेनी पार्टीज अगेंस्ट नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स। तो इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज से सजेशन प्रपोज किया कि वो सजेशन अपना दे कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट सारे जो कैंडिडेट्स है जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगे इलेक्शंस के लिए, उनको ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि उनकी कोई भी ड्यू पेंडिंग नहीं है, पेमेंट पेंडिंग नहीं है विद पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, जैसे कि पावर सेक्टर, वाटर सेक्टर जो सर्विसेज दी जाती है, तो ये एजेंसी से उनको सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये प्री कंडीशन होना चाहिए पोल्स कंटेस्ट करने के लिए। तो ये जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट का डायरेक्टिव था अगस्त 2015 में कि ये कंपलसरी होना चाहिए और ये इम्प्लीमेंट भी किया गया था अभी जो 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें। तो अब ये इनके ऊपर सजेशंस इलेक्शन कमीशन ले रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया आईज ध्रुव्स फॉरेन मार्केट। तो ध्रुव जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ये हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडिजीनियसली इंडिया ने डेवलप किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये हम प्रपोज कर रहे हैं अब कि ये जो फ्रेंडली कंट्रीज है इंडिया की, जैसे कि श्रीलंका है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, इनको हम ये सेल करें। तो ये हम डिफेंस कोऑपरेशन में अब एक्सपोर्ट्स करने की बातें कर रहे हैं। तो ये हमने ऑलरेडी कंट्रीज को प्रोवाइड किया है। इंडोनेशिया के साथ भी इसका डिस्कशन चल रहा है और इक्वेडोर के साथ जो डील था उसमें इश्यूज आ गए थे। तो इसलिए हम इस बार ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि मेंटेनेंस और ट्रेनिंग के ऊपर भी ध्यान दिया जाए।
तो 2009 में इक्वेडोर, साउथ अमेरिकन कंट्री है, इनके साथ हमने ये डील किया था इनको 7 इक्वेडोर हेलीकॉप्टर सप्लाई करने के लिए। तो इनमें से 4 क्रैश हो गई थी और इक्वेडोर ने 2015 में ये टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरली। तो 2016 में उन्होंने फिर ये 3 हेलीकॉप्टर जो उनके पास थी वो उन्होंने सेल पे डाल दी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वहां पे लोकल कोर्ट में इक्वेडोर में केस रजिस्टर किया और उन्होंने प्रूव किया कि 4 क्रैशेस में से 2 पायलट एरर की वजह से हुई थी और एक में मैकेनिकल फेलियर। तो ये डेवलपमेंट था इक्वेडोर में। और ये ध्रुव जो है हाल ने डिजाइन और डेवलप किया है और इसकी जो इंजन है शक्ति इंजन, ये जॉइंटली डेवलप की गई है हाल और टर्बोमेका जो फ्रेंच कंपनी है उनके साथ। तो ये ध्रुव के बारे में है। तो ये मिलिट्री यूज भी है, सिविल यूज भी है इसका। ये कई कंट्रीज में यूज की जाती है, आप देख सकते हैं इजराइल, मालदीव्स, मॉरिशस, इवन इक्वेडोर ने टर्मिनेट किया है, नेपाल, सूरीनाम में, और इंडिया, टर्की और पेरू में ये सिविल यूज के लिए भी यूज की जाती है। इसके ऊपर वेपन्स भी है। तो आर्मी और एयरफोर्स वर्जन से उनमें एंटी आर्मो मिसाइल से, एयर टू एयर मिसाइल से, नेवल वर्जन में टॉर्पिडोज और एंटी शिप मिसाइल से। तो ये है ध्रुव। फिर अगला न्यूज आइटम है हाउ मेनी इंडियंस हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। तो ये एक्चुअली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिपोर्ट आती है, तो उसमें लेटेस्ट रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि इंडिया में 36.74 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स है। सितंबर 2016 में ये स्टेटस था। तो इसके हिसाब से मतलब अगर इंडिया में 127.7 करोड़ पॉपुलेशन है और इतने सब्सक्राइबर्स है इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, तो मतलब 28.77% है इंटरनेट पेनिट्रेशन। तो अब ये डेटा एक्चुअली ऑन द फेस ऑफ इट नहीं लिया जा सकता है, वही ये आर्टिकल कह रहा है, क्योंकि इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस जो है वो एक पर्सन के पास मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे हर एक मोबाइल में भी इंटरनेट है, वाईफाई कनेक्शंस भी है घरों में। तो ये अर्बन एरियाज में ये स्टेटस है, पर रूरल एरियाज में काफी कम है। तो इसीलिए क्लियर पिक्चर नहीं रहता, डिजिटल डिवाइड डिपिक्ट नहीं करेगा ये फिगर। तो वो ट्राई डेटा में वो ये भी कह रहे हैं कि ट्राई डेटा में ये भी क्लियर है कि अर्बन इंडिया में 61.9 इंटरनेट सब्सक्रिप्शन है, मतलब 61.9% इंटरनेट है पर 100 पीपल, और रूरल एरियाज में जस्ट 13.7। तो ये डिवाइड यहाँ पे क्लियरली सामने आता है। तो उसके बारे में ही है। और यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जिनके पास इंटरनेट सब्सक्रिप्शन है भी रूरल एरियाज में, तो 2G अगर सब्सक्रिप्शन है तो वो इतना स्लो होता है, तो वो इंटरनेट फैसिलिटी ट्रूली नहीं डिपिक्ट कर पाते। तो इसीलिए डिजिटल डिवाइड ब्रिज करना बहुत जरूरी है। इवन पावर सप्लाई हो, अश्योर्ड पावर सप्लाई हो वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो भी काफी जरूरी है ताकि ये और अफोर्डेबल भी हो, ताकि ये आ सके। तो भारत नेट प्रोजेक्ट का मेजर रोल है यहाँ पे। तो वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाने वाले ग्राम पंचायत में। तो ये जो है डिजिटली कनेक्ट करने का प्लान, ये यूएसओएफ हमने पहले भी डिस्कस किया है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू भी इसको फंड भी किया जाएगा। तो वही है। तो ये सबसे डिजिटल डिवाइड कम हो सकता है। फिर अगला न्यूज आइटम है एयरफेयर सेट टू राइज एज सेंटर हाइक्स एयरपोर्ट चार्जेस। गवर्नमेंट ने अनाउंस चार्जेस अब इंक्रीज किया जाएगा बाय 5% एवरी ईयर। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ऑपरेटेड एयरपोर्ट्स है, मतलब नॉन मेजर एयरपोर्ट सारे जो है, उनके ऊपर ये लागू होगा। क्योंकि जो मेजर एयरपोर्ट्स है कंट्री के, वो एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उनका फीस फिक्स करती है, और मेजर एयरपोर्ट्स का गवर्नमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू फिक्स कर सकती है। तो यही स्टेप लिया गया है। प्लस पैसेंजर सर्विस फी भी इंक्रीज कर दी गई है। तो पैसेंजर सर्विस फी लिया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पैसेंजर्स, जैसे कि बैगेज ट्रॉलीज दिए जाते हैं एयरपोर्ट्स पे, कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं फॉर बैगेज जो आता है उसके लिए, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, एस्केलेटर्स है, वाईफाई सिस्टम है। तो ये सारे के लिए भी वो पैसेंजर सर्विस फी लेते, तो वो भी बढ़ाया गया है। फिर एयर ऑपरेटर्स के लिए लैंडिंग, पार्किंग, रूट नेविगेशन चार्जेस भी अब इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे जो है चार्जेस वो एक्चुअली पैसेंजर्स को ही पे करने होंगे। तो इसके लिए ये एक कंसर्न है। इवन यूजर डेवलपमेंट फी ऐड किया गया है थोड़े एयरपोर्ट्स के लिए, यहाँ पे लिस्ट किए गए, तो वो भी इंक्रीज किया गया है। तो ये सारे की वजह से कॉस्ट एयरफेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है वो सेंटर की, उसके अंदर वो चाहते हैं कि एयरफेयर्स फिक्स रहे। तो इनके अंदर यही है कि 2500 हो पर 1 आवर फ्लाइट के लिए, मैक्सिमम एयरफेयर हो वो 2500 हो। तो ये है अंडर सर्व्ड अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स के लिए। तो ये ऑलरेडी इसके लिए बिडिंग की गई है कि कौन सी एयरलाइंस ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो अलग है, और यहाँ पे एयरफेयर जो इंक्रीज किया हो जाएगा वो एक अलग कंसर्न आ गया है।
और एक ये जो न्यूज है इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड कनेक्टिविटी, ये भी इसके रिलेटेड ही है। तो ये क्राइसिल रिसर्च की एक स्टडी है, उन्होंने ये कहा है कि अभी ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अवार्ड करने वाली है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर जो ये रूट्स है, तो एयर सर्विस प्रोवाइडर्स को ये अवार्ड किए जाएंगे, मतलब यहाँ बिडिंग काउंटर बिडिंग हो रही है। तो अब इसमें से जो एयरपोर्ट्स है ये कितने हैं, 414 अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड रीजनल एयरपोर्ट्स है। तो इनके पास सबके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक रेडी भी है नहीं। 60 आउट ऑफ दीज है, वो कह रहे हैं कि इनके पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी सबके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो अगर ये अवार्ड किए भी जाएंगे तो कैसे फंक्शन कर पाएंगे, वो कंसर्न है, वो ये स्टडी रेस कर रही है। और वो कह रहे पैसेंजर लोड फैक्टर भी इन रीजन्स में अगर 50 to 60% होगा तो ही ये एयर फ्लाइट ऑपरेटर्स यहाँ ब्रेक इवन कर पाएंगे, उनको कुछ फायदा होगा। और गवर्नमेंट भी सब्सिडीज देगी तो वो काफी उनको, मतलब फिर भी प्रॉब्लम आएगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रेडी होगा तो वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी। तो वो है। और स्कीम को अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, 10% से इंक्रीज होता है हर साल, पर इसमें से मेजर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स जो है इंडिया के वहीं पे होता है। 65% जो टोटल है वो यहाँ पे से ही आती है। तो इसीलिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, पर फिर भी यहाँ पे जो ये एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात आती है वो जरूरी है, वायबिलिटी गैप फंडिंग यहाँ पे लाना जरूरी है। कह रहे ये रूट्स जो दिए जाएंगे अभी काउंटर बिडिंग के बाद, तो ये रूट्स इन एयरलाइंस के पास 3 इयर्स के लिए एक्सक्लूसिवली होंगे। तो ये 3 साल के लिए उनको ये यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी, गवर्नमेंट जो डेफिसिट होगा वो सब्सिडाइज करेगी। और एक जो पॉइंट रेस की जा रही है वो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स के बारे में। तो जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स मतलब फ्रॉम स्क्रैच नई एयरपोर्ट बनाई गई है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब जो ऑलरेडी है इन प्लेस उसको रिवाइव किया जा रहा है, फर्दर इम्प्रोवाइज किया जा रहा है। तो ये जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, तो ये ऑलरेडी बनाई गई है 100% प्राइवेट कैपिटल से, पर यहाँ पे कमर्शियल एयरलाइन ऑपरेटर्स अब तक अट्रैक्ट नहीं हुए, तो ये कंसर्न है। फिर रिलायंस ने भी इन्वेस्ट किया है रीजनल एयरपोर्ट्स में महाराष्ट्र में। ILNFS है, उन्होंने कर्नाटका में इंटरेस्ट बताया है, पर फिर भी यहाँ पे फिर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो ये भी कंसर्न है कि रीजनल कनेक्टिविटी भी एम्फोसाइज किया जा रहा है और जहाँ पे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे आ नहीं रही है फ्लाइट्स। तो ये सारे एयरक्राफ्ट सेक्टर में, एयरलाइन सेक्टर में कंसर्न्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है पावर लॉसेस टेक्नोलॉजी टू द रेस्क्यू। तो इंडिया में जो पावर लॉस है मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, मतलब कि पावर लॉस की किस वजह से होती है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब 60% तक है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर सप्लाई हो रहा है उसमें से जब ट्रांसमिट हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें 60% लॉस हो जाता है। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए जो एक टेक्नोलॉजी यूज आ सकती है वो है कि सेंसर्स लगाए जाए यहाँ पे। तो अगर ये लाइंस के मेजरली यहाँ पे थेफ्ट्स होते, तो नॉन टेक्निकल रीजंस भी है लॉसेस के, मतलब थेफ्ट्स होते, तो इस पावर थेफ्ट, मीटर टेम्परिंग किया जाता है, तो इसके लिए सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। तो सेंसर्स की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, GSM टेक्नोलॉजी की वजह से ये डेटा ट्रांसमिट होगा डिस्ट्रीब्यूट कंपनी जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सेंट्रल सर्वर में, तो वो इमीडिएटली पता कर सकते कि कुछ रॉन्ग है और स्टेप्स ले सकते। तो इंडिया में काफी ज्यादा है, 4 लाख किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है, तो यहाँ पे ये सेंसर्स लाने से काफी ये TND लॉसेस में कमी हो सकती है, कम किए जा सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स इसके लिए जरूरी है कि कम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्टिव, रिलायबल, सिक्योर हो। इसमें एक कंसर्न ये भी आएगा कि कई बार कस्टमर्स के जो मीटर्स है, स्मार्ट मीटर्स, वो ऐसे बेसमेंट वगैरह में होते, तो वहां पे फिर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना एक दिक्कत आ सकती है। और वो यही कह रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी लाना चाहिए अभी, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है कि सारे जो इक्विपमेंट से वो कनेक्टेड हो एक दूसरे से और वाईफाई से, और वो इंफॉर्मेशन सेंड कर सके, तो उसकी काफी जरूरत है, उससे यहाँ पे काफी फायदा होगा। फिर लास्ट न्यूज आइटम है गूगल टू ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू डेली लाइफ। तो ये जो अल्फाबेट इंक कंपनी है गूगल की, उन्होंने कहा है कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेमोक्रेटाइज करने वाले, मतलब ये लोगों तक पहुंचेगा, डेवलपर्स, एंटरप्राइजेस के पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, मतलब मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि मशीन्स लर्न करके इंटेलिजेंट बन जाए, तो इसके लिए वो जो टेक्निक यूज करते हैं उसको कहते हैं डीप लर्निंग। तो गूगल यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोड करते, फीड करते सिस्टम्स को, और फिर उनको टीच करते कि इनमें से सर्च कैसे करना चाहिए पैटर्न्स के लिए, और कैसे इंफॉर्मेशन मतलब इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए और डिसाइड करना चाहिए। तो ये डीप लर्निंग टेक्निक यूज करके वो मशीन लर्निंग ला रहे। तो इससे जो
काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, इवन डिजीजेस डिटेक्ट की जा सकती है, डिजीजेस मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है, इवन एक्सीडेंट रिस्क रिड्यूस हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो अब डेमोक्रेटाइज हो गए, मतलब लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये अब नया स्टेप गूगल ने अनाउंस किया है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।